ये जो आज का कार्यक्रम है इसमें डायस में है हमारा डायरेक्टर सर शुभिकाश देबबर्मा, रिस्पेक्टेड सर, एंड हमारे ये त्रिपुरा का दो लेजेंडरी फिगर दोनों, एक मेरे साथ है पद्मश्री ओलंपियन डॉक्टर दीपा कर्मकर, another one our द्रोणाचार्य कोच विश्वेश्वर नंदी। वेलकम टू ऑल। एक्चुअली आज का जो ये डायलॉग है इसमें हम इन दोनों का, दीपा एंड विश्वेश्वर, दोनों का जो एक्सपीरियंस है ओलंपिक का, ये पहले यहाँ पर ये दोनों हमको बताएंगे। एंड देन इस साल जो हो रहा है टोक्यो ओलंपिक में 2021 में हमारा कंटिंजेंट जो है क्या कर सकता है इंडिया, कैसे चीयर करेंगे हम सब, प्रैक्टिकली यही आज डायलॉग का मेन थीम है। तो शुरू करते हैं दीपा से। रियो ओलंपिक हम सब जानते हैं, दीपा का एक बिग अचीवमेंट था, तो उसमें दीपा और विश्वेश्वर दोनों त्रिपुरा और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया। उससे पहले सोमदेव देबबर्मन हमारे स्टेट से टेनिस में किए थे पहले, मगर दीपा का जो अचीवमेंट है वो सबको, पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल हो गया। जिम्नास्टिक्स इंडिया में होता है ये सबको मालूम हो गया, एंड दीपा का जो प्रदर्शन हुआ उसी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। तो शुरू करते हैं दीपा से। रियो ओलंपिक का जो एक्सपीरियंस है पहले दिन से, वो क्या था, पहले जब सिलेक्ट हुए उसके बाद कैसा लगा था, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो ये पूरा हम सुनेंगे दीपक के मुख से। हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले नमस्कार मुझे बोलने के लिए, रियो की जर्नी शेयर करने के लिए, बिकॉज आफ्टर 52 इयर्स के बाद कोई ओलंपिक्स में पहुंचे थे, वो भी जिम्नास्टिक्स में, वो भी वुमेन कैटेगरी में आई थिंक। और मैं पहली थी, वो मुझे पहले भी नहीं पता था। जब मैंने क्वालिफाई किया टेस्ट इवेंट के बाद तब पता चला कि आफ्टर 52 इयर्स के बाद कोई वुमेन कैटेगरी में ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे, तो पहली इंडियन। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, बिकॉज मैं एक छोटा स्टेट त्रिपुरा, जहाँ पे लोग जानते भी नहीं थे त्रिपुरा को, और वहाँ से मैं जाके रियो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मेरे पास सिर्फ 100 डेज था लास्ट क्वालिफाई के बाद। जब मैं त्रिपुरा में आई थी टेस्ट इवेंट के बाद सिर्फ 2 दिन के लिए, तो मुझे बहुत सारा वेलकम मिला, थैंक्स टू माय स्टेट, बिकॉज इतना सपोर्ट करने के लिए कि मुझे हर एक टाइम सिर्फ ट्रेनिंग में टाइम स्पेंड करने के लिए, मुझे और सर को, जब हम हमेशा कंटिन्यू कैंप में रहते थे, हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में ट्रेनिंग करते थे, बिकॉज उस टाइम इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेरे स्टेट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, नॉट और नंदी सर तो थे ही साथ में। तो जस्ट फोकस था हमारा कि हमें कैसे भी करके फाइनल पहुंचने, बिकॉज हमारे पास वॉल्टिंग ही मेन टारगेट था। और जो सब प्रोदोनोवा जानते हैं, प्रोदोनोवा, तो उसके ऊपर हमने इतने फोकस किया और फाइनली हमने 4th फिनिश किया। और अनलकीली 0.15 से मेडल छूटा, जो सच में 4th प्लेस ही होता है, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे लगता है एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ यू, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, इसके बाद शायद हमने ओलंपिक्स क्वालिफाई किया और 4th प्लेस फिनिश किया, क्योंकि उस बिना हार्ड वर्क की इम्पॉसिबल है ही नहीं था वो। और ओलंपिक्स की जर्नी बताए तो सच में जब मैं गई विलेज में, सारे जब हम यूसेन बोल्ट,
नाडाल, इनके नाम हम सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। जब फ्रंट टू फ्रंट मैंने देखा तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि यूसेन बोल्ट इतना लंबा थे और मैं बहुत दूर से देख रहा था कि बहुत भीड़ है, तो मुझे लगा ये क्या है सच में वो। और मैं इतना शॉर्ट हाइट की छोटा हूँ, बीच में जाके देखा यूसेन बोल्ट, सच में इतना इतना अच्छा लगा कि इतने सारे एथलीट के साथ मिले। और उनके साथ जैसे अभी जिम्नास्टिक्स की क्वीन हम सिमन बाइल्स को बता सकते हैं, क्योंकि इसने जो हिस्ट्री लास्ट ओलंपिक्स में भी किया, आई थिंक ये ओलंपिक्स में भी इसका मुझे लगता है 5 गोल्ड तो ये लेगा ही। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इसकी परफॉर्मेंस में इसको। और जब मैं इसके साथ compete किया वॉल्टिंग फाइनल, तो एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वो गेम विलेज में जब सब सिर्फ अपने अपने काम में अपने वर्क करो, अपना डिनर फिनिश करो, अपने जब सिर्फ अपने काम के, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई थिंक मुझे लगता है अनलकीली ओलंपिक्स हुआ नहीं, बिकॉज इंजरी कोविड सिचुएशन इतने ज़्यादा हमें बीच में कर दिया था कि हमारे सच में कोविड ने बहुत सारे कंपटीशन मिस हो गया। और इंडिया को एक कोटा भी मिला जिम्नास्टिक्स में, जो आई थिंक कभी नहीं मिला। ये पहली बार हम जब से क्योंकि पहले जाते थे तो इंडिया में सिलेक्शन होके वो जाता था, सिर्फ पहली बार मैंने क्वालिफाई किया और फाइनली वो कोटा हमें फिर से मिला, जो वोमेन कैटेगरी उसमें, जो हमारी इंडिया की एक रिप्रेजेंट कर रही है, जो प्रणति कर रही है अभी। तो होपफुली ऑल द बेस्ट। मुझे लगेगा हम सब बैठ के 25 जुलाई जो हमारी वोमेंस आर्टिस्टिक के, हम सब मिलके चेयर करेंगे और पूरे इंडियन कंटिजेंट को चेयर करेंगे कि इतने सारे मेडल रहे, जितना आया अभी तक सब टूट जाए, रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड बनाए हमारे कंट्री। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। अभी विश्वेश्वर सर से हम सुनेंगे, जब अपने फ्लाइट से उतरा वो रियो में, कैसा लग रहा था आपको? फर्स्ट ओलंपिक आपका एज ए कोच, आपका रिएक्शन? थैंक यू। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। कोविड चल रहा है पूरा दुनिया में, हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है इसमें से। तो ये तो एक मैंडेटरी वर्ड है सबके लिए और मानना भी पड़ेगा हमें, और हम मान के भी चलते हैं। एक्चुअली ओलंपिक ऐसा एक पोडियम, कोई कोई तो बहुत अच्छी तरह सोचते हैं मुझे ओलंपिक पोडियम तक पहुंचना है। कुछ एथलीट ये भी सोचते हैं यार हमारे पास कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, हम कैसे इतना बड़ा सपना देखें। एक्चुअली दीपा का जो ओलंपिक है, बहुत सारे स्टोरी छुपा हुआ है, बहुत सारे स्टोरी छुपा हुआ है इसका। मैं थोड़ा सा डिटेल बताने का कोशिश करता हूं। 2015 में ग्लासगो में वर्ल्ड चैंपियनशिप मेन क्वालिफाइंग कंपटीशन था, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2016 ओलंपिक के लिए। इंडिया से दीपा अकेला क्वालिफाई किया उस 2015 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था ग्लासगो में, जहां से दीपा सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया था, उसी शहर में। प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। हमें इस प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा हेल्प किया मेरा स्टेट। मैं अपनी तरफ से, अपना फैमिली की तरफ से अपने स्टेट को बहुत सारे धन्यवाद देता हूं। साथ में जुड़ा हुआ है हमारा त्रिपुरा जिम्नास्टिक एसोसिएशन, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पेशली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं सबको थैंक्स देना चाहता हूं। हमने वहां पहुंच गया। जहां तक मैंने सुना है, अगर दीपा उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4th प्लेस तक रख सकता है तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर मेडल ले लिया तो 100%, लेकिन हमने कैलकुलेशन किया था अगर उसका 4th प्लेस भी आ गया तो डायरेक्ट वो 2016 में रियो में जो ओलंपिक हुआ था उसी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो ऐसा कैलकुलेशन आया था। चलो हमने कोशिश किया, लेकिन
वोल्टिंग टेबल पे उसने फाइनल पे आया, 7 या 8 नंबर पे था, लेकिन फाइनल के दिन उसने 5th प्लेस लिया। बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। ऑलराउंड में चला गया 27 या 28 रैंकिंग में चला गया। ऑलराउंड में सिर्फ 24 ही क्वालिफाई किया। उधर से भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो बस क्या करना, ऐसा ही होता है स्पोर्ट्स में, हार या जीत के साथ ही हमें रहना पड़ता है। तो यही है एक्चुअली मेन रूल स्पोर्ट्स में, एक बार हारना एक बार जीतना, लेकिन जीतने का जो आशा है वो कभी नहीं टूटना चाहिए, कोच को भी और जिम्नास्ट को भी। तो कुछ दिन के बाद रियो ओलंपिक के लिए एक टेस्ट इवेंट होगा। उस टेस्ट इवेंट के लिए दीपा सिलेक्ट हो गया, सेम प्लेस में, रियो डी जेनेरियो, जहां ब्राजील का एक बड़ा सा सिटी है। तो उस कंपटीशन के लिए हमने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस किया। मैं अपना स्टेट में भी प्रैक्टिस किया और शाही सेंटर जो दिल्ली है वहां जाके भी प्रैक्टिस किया। मतलब प्रैक्टिस का कोई कमी होने नहीं दिया। हमें पता है प्रैक्टिस के आगे कुछ भी नहीं है, बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी आशा नहीं कर सकते, और प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जी जान लगा दिया मैंने, अपना घर परिवार छोड़ के पूरा दिल्ली में 2015 के बाद, 2014 के बाद पूरा दिल्ली में ही था। कुछ दिन के लिए अगरतला आते थे, फिर दिल्ली चला जाते थे। टेस्ट इवेंट के लिए सिलेक्ट हो गया, हमने टेस्ट इवेंट के लिए ब्राजील चला गया। उधर जाके देखा कुछ न्यू इक्विपमेंट्स है। हमने दीपा को बोला, दीपा बेटा कंपटीशन में मेरा कुछ भी नहीं चलाऊंगा मैं तेरे ऊपर, कंपटीशन ग्राउंड तेरा है। मैंने जो सिखा के लाया, जो प्रैक्टिस करा के लेके आया तेरे को, बस यही परफॉर्म करना है। अभी तू अपना मर्जी से कंपटीशन करेगा। मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया उसको, कोई डांट पाट नहीं, कोई मतलब वो नहीं है। हाँ, कंपटीशन से पहले थोड़ा सा स्टिकनेस था फूडिंग के ऊपर, क्योंकि आप तो जानते हैं एथलीट खाने का रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, डाइटिंग चार्ट मेंटेन करना पड़ता है। उसका आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा शौक था, तो आइसक्रीम देखने के बाद ही वो मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, मुझे आइसक्रीम खाना है। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर तुमने आइसक्रीम खा लिया, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो गया तो आपका स्ट्रेंथ में फर्क आ जाएगा, आप पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो मैंने आराम से समझा, वो समझ गया। मैंने कहा कंपटीशन खत्म होने दो, इसके बाद हम खाएंगे आइसक्रीम वगैरह, फास्ट फूड वगैरह जो भी है। कंपटीशन चालू हुआ, इतना अच्छा कंपटीशन किया उसने। पहले तो 27 नंबर पे था, आ गया 7 नंबर पे, क्वालिफाई हो गया। एक मजेदार चीज ये है, जब मेरे को पता चला उसने क्वालिफाई किया, दीपा बोल रहा है सर मैंने क्वालिफाई किया। मैंने बोला रुक जा, मैं पहले चार्ट निकालने दे, ऑफिशियली मैं देख के बात करूंगा। ऑफिशियली देखा, देखने के बाद सबसे पहले मैं अगरतला में मैं अपना मिसेस को फोन किया, इसका जो फर्स्ट कोच है मिसेस शिवानंद जी। उन्होंने मेरे को बताया कि हमने तो तुमसे पहले हमें पता चल गया उसको क्वालिफाई किया। मैंने कहा आप लोगों को कैसे पता चल गया? कहता हाँ फेडरेशन से खबर आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद वोल्टिंग टेबल पे उसने दोबारा क्वालिफाई किया। मुझे मालूम ही नहीं था उसने वोल्टिंग टेबल पे क्वालिफाई किया। मेरा सिर्फ फोकस था ऑलराउंड में, क्योंकि ऑलराउंड में उसका चांसेस है ओलंपिक में क्वालिफिकेशन करने के लिए। उसने बोल रहा है सर मैंने वोल्टिंग टेबल पे क्वालिफाई किया, उधर मिनिमम 60 कंट्रीज आया था क्वालिफाइंग कंपटीशन के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। और उस क्वालिफाइंग वोल्टिंग टेबल पे उसने 1 नंबर पे था। वो बोल रहा है सर मैंने 1 नंबर पे क्वालिफाई किया। मैंने कहा हो ही नहीं सकता।
मुझे देखने थे, मैंने देखा उसने क्वालिफाई किया बोल्टिंग टेबल पे 1 नंबर पे। फिर उसी क्वालिफाइंग कंपटीशन में उसने रियो में उसी स्टेज में उसने गोल्ड मेडल ले लिया। वो भी एक बहुत बड़ा खुशी का बात था हमारे लिए। चलो चांस मिल गया, आ गया हमने। आने के बाद मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो हमारा यहाँ का जिम्नास्टिक एसोसिएशन था, उनका प्रेसिडेंट भी गया था दिल्ली में हमें रिसेप्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। तो हमारे पास सिर्फ 90 डेज था। हमने 3 या 4 दिन के लिए अगरतला आया था मैं। हमने उधर जो डायरेक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मिस्टर इंजित श्रीनिवासन, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा सर मुझे 3-4 दिन के लिए घर जाना है, थोड़ा सा फ्रेश होके आना है। कहता हाँ ठीक है। उन्होंने सेंक्शन कर दिया। हमने 3 या 4 दिन के लिए आया था। डायरेक्टर साहब से मिला, फिर एप्लीकेशन किया, डेपुटेशन हुआ, सबका हुआ। हमने फिर दोबारा चला गया। मजे की बात एक ये है, आप सुनेंगे तो अबाक हो जाएंगे, मतलब सोच भी नहीं सकते। इंजित श्रीनिवासन एक आईएएस ऑफिसर था। उन्होंने मेरे को बुलाया, दीपक को भी बुलाया, और एक दो कोच था, हमारा चीफ कोच था डॉक्टर गुरुदयाल सिंह बाबा, उनको भी बुलाया। प्रोजेक्ट ऑफिसर था इंद्रजीत सिंह पावला, उनको भी बुलाया। मीटिंग किया। मेरे को बोल रहा है, नंदी आप क्या करना चाहते हो? फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो या फॉरेन कोच लाना चाहते हो? मैं चुपचाप रहा। कहता बोलो कुछ। तो मेरे को ऐसा लगा हम अपना क्रेडिट से इतना तक पहुंच गया, ओलंपिक क्वालिफाई तक पहुंच गया। अभी 2-3 महीने के लिए हम फॉरेन कोच या फॉरेन जाने का क्यों सर सोच रहा है? इन्होंने सिर्फ मेरे को क्वेश्चन किया, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा सर मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए। उन्होंने बोला हाँ बोलो तुम, अभी लिख के दो। तो उनका सामने मैंने कुछ इक्विपमेंट्स का लिख के दिया। रात को तब 10-10:30 बज रहा था, मीटिंग चल रहा था शाही ऑफिस में। उन्होंने इसी टेबल से फोन उठाया, जिम्नोवा फ्रांस में फोन किया। 78 लाख कॉस्ट था उसी सामान का। उन्होंने ऑर्डर दिया, विद इन 12 डेज में इंडिया में आ गया। तो ऐसा स्पीड वाला हमें डायरेक्टर मिला था, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो उन्होंने स्पेशली मेरे को पूछा था, कहता तुमने फॉरेन जाने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा सर इंडियन कोच हूं, थोड़ा सा तो मुझे अपने आप को एग्जाम करने दीजिए, हम क्या कर सकते? सर फॉरेन कंट्री में, मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा सर फॉरेन कंट्री में कोच हमारा जैसा ही है, उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, इतना ही कमी है हमारे में। मैं तो सोचता हूं हम उनसे कम नहीं है। उसने मेरा पीठ में हाथ रख के थपथपाया, बोला हाँ नंदी आप कर सकते हो कुछ। मैंने कहा सर मुझे आप सामान दे दो और आपने जितना फैसिलिटीज दिया सफिशिएंट है, मुझे कुछ नहीं और नहीं चाहिए। तो उन्होंने दीपा और मेरे साथ एक डॉक्टर, एक मेश्योर, एक फिजियो, एक साइको साइंटिस्ट, एक न्यूट्रिशियन, सबको पूरा टीम दे दिया। इसके बाद मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा सर मैं त्रिपुरा से एक जिम्नास्ट को बुलाना चाहता हूं, दीपा के लिए बहुत अच्छा होगा। कहता है तुम नाम दो। उस ओलंपिक कैंप में मैं उष्मिता पाल को बुलाया था, सिर्फ उसके साथ में रहने के लिए। उन्होंने फटक से सैंक्शन कर दिया। कहते हाँ ठीक है। तो जब हम खुद इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ऑफिसर मॉल भी समझ गया कि नहीं, हमारे कोच में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो हमने और किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ा, सब कुछ ऑटोमेटिक सब कुछ हो गया।
जब मैंने ओलंपिक में पहुंच गया रियो में, दीपा में मतलब ताज्जुब हो गया, अरे ओलंपिक पोडियम में पहुंच गया हम सचमुच। दीपा बोल रहे साहब मेरे को एक चिमटी काटिए आप। मैंने कहा क्यों? कहते सचमुच आप ओलंपिक में पहुंच गया। चलो ये तो कहानी था, इसके बाद जो कहानी हुआ वो तो सब कुछ आपको पता है। इस बार क्या हुआ, ये जो 2020 ओलंपिक हो रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे जो वेल विशर है हमारा जिम्नास्टिक का कंफ्यूजन में है। 8 ओलंपिक के लिए वर्ल्ड कप रखा था FIG ने, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने। हमने सिर्फ 2 खेला, 2 में से तुर्की में खेला था, तुर्की में दीपा बोल्टिंग टेबल पे गोल्ड मेडल लिया। इसके बाद जर्मन में खेला था, वहां दीपा ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। इसके बाद थोड़ा सा दीपा को लेग में फिर पेन आ गया। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था 2019 में, कोटबास में हुआ था जर्मन में, उस टाइम दीपा का पैर में चोट था। अगर उधर जाता तो दीपा आज इस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई होता, लेकिन आपको तो मालूम है जो हाई लेवल का एथलीट होता है उनका कुछ ना कुछ पेन वगैरह रहता है, तो इसलिए मैंने उस कंपटीशन में नहीं भेजा। मैंने उसको बोला था मेरे पास बहुत सारे हैं, हमने वर्ल्ड कप से फिर ऐसा ऐसा अपना जो 90 मार्क्स है वो कवर कर लेंगे। दुर्भाग्य कोविड-19 चालू हो गया, बहुत सारे वर्ल्ड कप कैंसिल हो गए। दीपा के पास सिर्फ 36 मार्क्स है, उसको 90 चाहिए। फिर भी एक आशा थे जो एशियन चैंपियनशिप होगा बोल के इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने अनाउंसमेंट दिया था, लेकिन कोविड की वजह से वो भी नहीं हो पाया। अगर वो भी होता तो ऑलराउंड में दीपा आज यहाँ नहीं होता, दिल्ली में होता, प्रिपरेशन टोक्यो ओलंपिक के लिए होता। ये भी दुर्भाग्य है, ऐसा होता है, स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ में ऐसा होता है। आपने सुना होगा अमेरिकन मेन टीम से एक जिम्नास्ट को HCL में लगा, उसने नाम उड्रो कर लिया, मतलब उसी टोक्यो ओलंपिक का जो सिलेक्टेड था वो टीम मेंबर में उसने आउट हो गया। तो ऐसा होते रहता है, इसलिए मैं इसलिए बोला दीपा अभी भी ग्राउंड में है, अच्छा परफॉर्मेंस है। कोविड के लिए हमारा जिम्नास्टिक प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो आशा करता हूँ कोविड भी खत्म हो जाएगा और हमारा प्रैक्टिस भी चालू होगा। और मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, अपना फैमिली की तरफ से जो ओलंपिक में जा रहा इंडियन टीम, सबको मैं चेयरअप करता हूँ, बेस्ट विशेष देता हूँ। स्पेशली आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल कोटा में हमारा इंडियन जिम्नास्ट बंगाल की प्रणति नायक को कोटा मिल गया। उस कोटा से वो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से उसको बेस्ट विशेष। मैं आशा करता हूँ अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और मैं ये भी बताता हूँ, ये भी आशा करता हूँ, पिछले जितना भी ओलंपिक हुआ इंडिया ने पार्टिसिपेशन किया, इस बार रिकॉर्ड तोड़ होगा, रिकॉर्ड होगा। और मैं चाहता हूँ इस बार इतना सारे मेडल लेके आए, जितना पीछे ओलंपिक हुआ था सबका रिकॉर्ड तोड़े। बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज वर्स्ट वो साड़ी पहन के जाना, मैं बंगाली हूँ सही है, बट मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है। और वो पहन के आई थिंक 6 to 7 आवर 2 घंटे की जर्नी थी ट्रैवलिंग, रियो जो स्टेडियम पे जहाँ पे हुआ था वो इतने दूर थे। और वो साड़ी पहन के इतने टाइम, हम पूरे इंडियन कंटिजेंट जितने भी थे सब इतने ज़्यादा वो हो गए थे हम कि कब अभी रूम जाए, बिकॉज एक कंपटीशन का प्रेशर भी रहता है। क्योंकि पहले जितने भी बार हम गए सर हमें जाने ही नहीं देते थे गेम्स में, स्पेशली कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में। तो मुझे लगा सर इस बार भी नहीं जाने देंगे, नहीं इस बार सर ने बोला कि हम जाएंगे, ओलंपिक्स का ओपनिंग है। बट हाँ, जब हम फाइनली ग्राउंड में गए थे और इतना चेयरअप था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट उसके बाद 2 घंटा ट्रैवलिंग करना, जाना आना 4 आवर्स, उसके इतने टाइम बैठे रहना,
तो मेरे लिए इसीलिए वर्स्ट था, बिकॉज ट्रैवलिंग मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं और साड़ी पहन के इतने टाइम तक रह के जो था। बट हाँ, फाइनली जब ख़त्म हुआ, जब हमने वीडियोस देखे, अभी जैसे रिसेंट ओलंपिक थीम सॉन्ग में टोक्यो थीम सॉन्ग में जब ये पहला स्टार्टिंग था और इसमें जब वर्ल्ड भी दिखाते, तो अब लगता है नहीं, ये बहुत अच्छा था अभी। बहुत अच्छा था। और अंदर का एक्सपीरियंस, सारे वर्ल्ड का जो बेस्ट एथलीट है सब उधर है, उसके साथ कोई शेयर किया है क्या? सच में बहुत अच्छा, क्योंकि फ्लैग बेयर वही लेते जो लास्ट ओलंपिक के मेडलिस्ट रहते, जो भी रहते, जैसे हमारी अभिनव बिंद्रा ने लिया था उस टाइम, और भी अलग कंट्रीज़ के जो थे, जो मेरे जिमनास्ट में जिनको जानती थी, जो स्पेशलिस्ट वो थे, मतलब सबके लिए इतने ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था। और जब सच में एक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते, लाइक ओलंपिक्स होते, तो आपको घुस बम्स आते और सच में हम बिलीव नहीं कर पाते कि सच में हम ओलंपिक्स कर रहे हैं और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आपकी चेस्ट पे वो ओलंपिक्स का वो एक छप्पा होते और बाद में जब हम सच में ओलंपियंस कहलाते, और जब ये जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत बहुत अमेजिंग था। मैं आपको शेयर करके भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो एक सच में घुसबम था। जितने भी कष्ट रहते, क्योंकि हर एक प्लेयर्स के, हर एक कोचेस में बहुत स्ट्रगल होते, बिना स्ट्रगल के कोई ये लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सच में जब हम रियलाइज़ करते कि तब लगते ये स्ट्रगल कुछ नहीं है इसके सामने, क्योंकि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना ओलंपिक्स जैसे पोडियम में, आई थिंक द बेस्ट मोमेंट फॉर मी लाइफ टाइम। थैंक यू। अभी विश्वेश्वर सर से ये पूछेंगे, एक प्रेशर तो होता है ओलंपिक में, क्योंकि अगर सबको मालूम है हमारा जो रिकॉर्ड है ओलंपिक का, इतना बड़ा देश, इतना पॉपुलेशन है, मगर ओनली 28 मेडल्स आज तक, आफ्टर रियो ओलंपिक ओनली 28 मेडल्स। इसमें 11 मेडल्स हॉकी के लिए, बाकी इंडिविजुअल। लास्ट ईयर में हमारा 2 मेडल था, एक बैडमिंटन में पीवी सिंधु और दूसरा साक्षी मलिक। तो आप तो वहाँ सारे इंडियन जो कोचेस है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उसी से बात करते हैं, तो क्या उधर कितना प्रेशर रहता है इंडिया टीम को? हम क्यों नहीं ज़्यादा मेडल ले पाते? 130 करोड़ लोग, बहुत सारे पॉइंट है इसमें, बहुत सारे पॉइंट है। एक तो मैं खुद ये समझता हूँ, जितना फैसिलिटीज पूरा हिंदुस्तान में होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा है बहुत सारे कोचेस का कमी। कोचेस को ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा। हम जितना कोचेस को अच्छी तरह बिल्डअप करेंगे, कोच उतने बिल्डअप होगा। वो कोच उसी एक्सपीरियंस को ग्राउंड में लगाएगा। मेन वर्क क्या है कोचेस का? ग्राउंड में काम करना, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ रहना, स्पोर्ट्स के डेवलप करना। तो उस कोच को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में हमारा जो फैसिलिटीज है वो भी होना चाहिए। तो ये सब मिलके सोचना पड़ेगा। ये एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क को सब मिलके सोचना पड़ेगा, सब मिलके काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपना स्टेट के एक एग्जांपल देता हूं। जब ये जिम बना, मैं गवर्नमेंट के पास, हमारा एक टीम बना था, सब मिलके हमने एक प्रेयर दिया था, हमें ये जो इक्विपमेंट है ये चाहिए हमें। गवर्नमेंट ने सुना, आते ही गवर्नमेंट हमें 32 लाख का सामान दिया। प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसी जिम में। तो सिर्फ जिम्नास्टिक में करने से नहीं चलेगा, हमारा जितना भी गेम है सब में जितना भी कोचेस है सबको एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा।
तभी होगा। हमारा जिम्नास्टिक में क्या थे, त्रिपुरा में कुछ भी नहीं थे। दीपा कर्मकर कहाँ से उठ के आया? विवेकानंद बेमाकर, विवेकानंद बेमाकर में क्या है आपको सबको पता है। वो जो हार्ड वर्क है, दीपा ने बताया था हार्ड वर्क के बारे में, वो किसका जिम्मेवारी है? कोच का। एक कोच एक बच्ची को बिल्डअप करने के लिए, अच्छा एथलीट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो सबको पता है। क्योंकि मैं जानता हूं यहां जितना भी स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन बैठा है, सभी एक टाइम में बहुत अच्छा प्लेयर थे। उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको खुद को पता है। किस चीज का कमी के लिए दफ्तर में जाना चाहिए ये भी मालूम है। तो ये जो छोटा छोटा चीज है ये शुरू होगा कोचेस से। अगर कोच सक्रिय होके डिपार्टमेंट से बात करे, डिपार्टमेंट जरूर मदद करेगा, कैसे नहीं करेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था इंजित श्रीनिवासन को, उन्होंने दिया हमें सामान। अपना स्टेट का एग्जांपल दिया, यहां भी दिया हमें, इतना अच्छा जिम दिया। बस अभी हमें ये इसमें काम करना है, हमने बच्चा तैयार करना है। और हमारा एम होना चाहिए पहले सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, नेशनल, खेलो इंडिया, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड देन ओलंपिक। ये हमारा माइंड सेटअप होना चाहिए, तभी हम ग्राउंड में काम कर पाएंगे। और अपना जो सीनियर ऑफिसर है उनसे बात कर पाएंगे, क्योंकि हम में ताकत है। हम काम कर रहा हूं, हम अपना स्टेट के लिए, अपना देश के लिए काम कर रहा हूं, अच्छा एथलीट तैयार कर रहा हूं, हमें वो ताकत है। उस ताकत अगर आपने अपने अंदर बिल्डअप कर लिया तो स्पोर्ट्स कैसे नहीं आगे आएगा। स्पोर्ट्स कैसे नहीं आगे आएगा। सब जिम्मेदारी हमारा है। गवर्नमेंट ने हमें नौकरी दिया, गवर्नमेंट हमें हर महीना तनख्वाह दे रहा है, किस लिए दे रहा है? हमें इस डिपार्टमेंट में लिया, डिपार्टमेंट का भी नाम हो, अपना स्टेट का भी नाम हो, अपना कंट्री का भी नाम हो। तो ये जिम्मेदारी जो है मैं समझता हूँ ये हमारा है। हम जो ग्राउंड में काम करते हैं तभी हम कर पाएंगे। कैसे नहीं होगा? 100% होगा अगर हम चाहे तो, नहीं तो नहीं। मैं सीधा बता रहा हूं आपको। और मैंने और एक एक्सपीरियंस बताता हूं। आज जब हमारा सीनियर जर्नलिस्ट मेरा भाई मिस्टर शौर्य चक्रवर्ती ने पूछा तो मैं ये भी बताना चाहता हूं। ऑल इंडिया लेवल पे मैंने देखा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी है, हर एक स्टेट में है। हमें अपॉइंटमेंट किया जाता है फिजिकल इंस्ट्रक्टर या कोच के लिए। हमें जब प्रमोशन मिल जाता है हम दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं। भाई मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे को जब प्रमोशन मिला स्पोर्ट्स ऑफिसर, तब मैंने डायरेक्ट मिनिस्टर से बात किया। मैंने कहा सर अगर आपने टेबल में बैठा दिया तो मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए। मैं एक अच्छा जिम्नास्ट था, इंडिया चैंपियन एंड इंटरनेशनल, मुझे कुछ अपना स्टेट और देश के लिए काम करना है। उन्होंने सीधा बता दिया आपको किसने कहा आपको टेबल पे बैठना है। ये सिर्फ मेरा स्टेट में नहीं है, हर स्टेट में ऐसा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी ऐसा है। बहुत सारे अच्छा अच्छा कोच, द्रोणाचार्य कोच ऑफिशियल वर्क कर रहा है। भाई उनको आपने नौकरी किस लिए दिया, तनख्वाह किस लिए मिल रहा है? ग्राउंड वर्क के लिए, एथलीट तैयार करने के लिए, अपना स्टेट के लिए, अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, अपना कंट्री के लिए, तभी तो आएगा ना। इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर ये टोटली स्टॉप हो जाए तो हमारा स्पोर्ट जो है वो अपने आप ऊपर आएगा। भाई ऑफिशियल वर्क के लिए आप जो क्वालिफाइड है, जो हाई एजुकेटेड है, उनको आप नौकरी दो, उनको आप ले जाके ऑफिशियल वर्क कराओ।
जो स्पोर्ट्स फील्ड से ऑफिसर हुआ उनको स्पोर्ट्स फील्ड में रखने दो, उनको काम करने दो। उसका जो एक्सपीरियंस है वो अपने बच्चे के ऊपर लगाएगा। इससे क्या होगा, स्टेट और कंट्री के लिए अच्छा होगा। मैं ये समझता, मैं पर्सनली ये बोल रहा हूं। तभी हमारा कंट्री पिछली बार 2 मेडल लाया था, इस बार मैं आशा करता हूं बहुत ज्यादा होगा और आगे भी होगा। ये ताज्जुब की बात है। देखिए हमारा जो हॉकी है, कंटिन्यू 6 टाइम्स ओलंपिक चैंपियन। लास्ट कहां चैंपियन हुआ? मॉस्को में। 7 गोल्ड मेडल लिया अकेला हॉकी ने। अभी हॉकी क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? हमारा इंप्रूवमेंट कम हो गया क्या? नहीं, हमारा इंप्रूवमेंट कम नहीं हुआ, हमारा इंप्रूवमेंट चल रहा है। इससे और इंप्रूवमेंट ज्यादा कर रहा है जो बाहर का कंट्री है, वो हाई स्पीड में इंप्रूवमेंट कर रहा है, हमारा इंप्रूवमेंट में जारी है। लेकिन इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू। दीपा, इस बार दीपा से अभी हम टोक्यो के बारे में बात करेंगे। 33 इवेंट्स टोक्यो में है, 33 गेम, उसका बहुत सारे कैटेगरीज है। तो 204 कंट्रीज अभी तक क्वालिफाई के लिए वहाँ पर जाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए ऑलरेडी 30 जून तक हो गया एंट्री। कितना आएगा तो हमें पता चलेगा जिस दिन ओपनिंग होगा। हम ये 33 गेम्स में ओनली 18 गेम्स जो है उसमें हमारा जो एथलीट है क्वालिफाई किया है। तो दीपा, इस साल प्रोन्नति के बाद और किस किस गेम में आशा करते हैं मेडल के लिए? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल बैडमिंटन पीवी सिंधु, साई प्रणीत also. एंड डबल्स मेंस दो चिराग शेट्टी एंड समथिंग और एक प्रणीत शायद। हाँ प्रणीत साई सिंगल में किया, डबल्स में चिराग शेट्टी और एक था दोनों का। बिकॉज हम ऐसे सोचते हैं क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने जीतू रॉय को देखा था, बहुत ज़्यादा होप उसके ऊपर हमने किया था शूटिंग पे। दीपा इस बार आर्चरी में बहुत ज्यादा चांसेस हाँ है। आर्चरी भी, हाँ मैं वही बता आर्चरी रही में थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लिया। नंबर 1 है अभी, नंबर 1 पे 4 वर्ल्ड नंबर 1 पे आर्चरी है, फिर विनेश फोगट है। आई थिंक वुमेन्स में ज़्यादा, मैं लड़की हूँ तो मैं स्पेशली मेरी कॉम है नॉर्थ ईस्ट से, मीराबाई चानू है जिनके हम मेडल की होप कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम इतने प्रेशर में आ जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर एग्जांपल जीतू रॉय की शूटिंग पे इतने ज़्यादा थे और वो लोग इतना प्रेशर में आके एक भी शूटिंग पे हम अनलकीली बोल सकते हैं। बिकॉज अभिनव बिंद्रा 4th प्लेस फिनिश किया, बिकॉज एकदम बाल की इतने छोटे से पॉइंट डिस्टेंस के लिए फोटो फिनिश, हाँ एकदम, हाँ वो तो मुझे लगता है जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। एग्जांपल एक मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है अंजुम है, शूटिंग की उसका हो सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ जिनके ज़्यादा चर्चे होते हैं और वो फील्ड में जाके इतने प्रेशर में आ जाते हैं, जैसे लाइक 2018 में प्रेशर में थी और इंजर्ड भी हो गई थी। मैं एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, 4th प्लेस फिनिश किया। तो आई थिंक ऐसा है कोई नए नए फेस सामने आ जाए इस बार, जैसे हमने अभी बात किया अंजुम, फिर मीराबाई चानू, फिर शूटिंग में हमने बहुत सारे मेडल किए और एथलेटिक्स भी है। तो हाल मुझे तो लगता है कम से कम 10 मेडल इस बार हम क्रॉस करेंगे। 10 मेडल मुझे लगता है बॉक्सिंग में चांसेस बॉक्सिंग में बॉयज और मेंस, बॉयज और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में। बिकॉज अमित पंगल वर्ल्ड नंबर 1 है अभी, फिर हमारी मेरी कॉम नॉर्थ ईस्ट की जो हम विकास किशन जाधव, यस राइट, हाँ, और बजरंग पूनिया है। तो मुझे लगता बजरंग पूनिया कुश्ती में, मेरी कॉम का बहुत ज्यादा चांसेस है, मेरी कॉम, क्योंकि वो हर एक कंपटीशन में जाते तो बिना मेडल की तो आते नहीं है। और अभी तो वो एकदम हाई ऑलरेडी ओलंपिक मेडलिस्ट। आई थिंक उसका कलर चेंज हुआ है मेडल की। लंदन में उसको मिला मैरी कॉम को। तो वो भी है, लवलीना बरगोहाई भी है असम का, आसाम से लवलीना। तो बॉक्सिंग में चांस है, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन और हॉकी गर्ल्स की ज़्यादा मैं बोलूँगी, बिकॉज
बहुत इस बार जिनका क्वालिफाई था लास्ट ईयर उनको बहुत टफ हुआ था, बस इस बार इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्मूथली क्वालिफाई करके गया। तो आई थिंक हो सकते इनका भी, और जैसे कोविड के वजह से सबका ट्रेनिंग बंद था, बट जिन लोगों ने 2019-18 में क्वालिफाई कर लिया इनका ट्रेनिंग जारी था, जैसे जैसे स्पेशल कैंप करा के कोविड टेस्ट जैसे भी करके ट्रेनिंग था, तो उनके पास टाइम भी मिल गया 1 साल ज़्यादा। तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और ज़्यादा। और ये एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा वो जेवलिन 100% सब तो सोच के रखा नीरज चोपड़ा 100%, होपफुली वो प्रेशर में ना आए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे। तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन था हाँ, एक जूनियर समय। वर्ल्ड चैंपियन, और उसका वो भी सेंटीमीटर भी कुछ 88 क्रॉस कर लिया इसने, मैं Right, पढ़ right, रहा था right. न्यूज़ में। तो आई थिंक राइट और गोल्ड ही होप करें हम इसका। ये तो फील्ड इवेंट में शायद है। और बाकी जो है हमारा बॉक्सिंग तो हो गया, फेंसिंग, गोल्फ भी है, जिम्नास्टिक्स में तो एक है, हाँ। जूडो में एक है। तो टॉप जो गेम्स जो है ना उसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा। हाँ, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स और हॉकी। ओके। नंदी सर क्या सोचते हैं? मैं इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। करिए। 2012 में जो ओलंपिक हुआ था लंदन में, अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था। 2008 में मिला था अभिनव का। हाँ हाँ, सिल्वर मिला था, और साइना नेहवाल को मेरा ख्याल है ब्रॉन्ज मिला। था उधर। तब आपने तो उधर उस ओलंपिक में थे। राइट। तब इंडियन कॉन्टिजेंट में क्या माहौल था, वो उसके बारे में थोड़ा सा बहुत सारे अच्छे मेमोरीज है उधर, क्योंकि 6 मेडल्स मिला था लंदन में, 6 मेडल था। तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। और हम ये भी हम देख रहे थे कि हॉकी में पहले तो शुरुआत बहुत अच्छा था, फिर बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। बाकी जो इंडिविजुअल इवेंट है, खास करके शूटिंग में, और साइना तो तब सुपरस्टार थे एकदम। साइना का तो गोल्ड मेडल हम लोग सोच रहे थे एक समय। और मैरी कॉम को भी मिल गया बहुत अच्छे मेडल। तो माहौल बहुत अच्छा था, मगर बहुत प्रेशर था। एक्चुअली इंडिया जब ओलंपिक में जाते हैं और इंडिया जब एशियन गेम्स में जाते हैं, बहुत फ़र्क हो जाता है। एशियन गेम्स में हर एक दिन मेडल आता है, और ओलंपिक में हमको ढूंढना पड़ता है किस दिन आएगा, बहुत वेट करना पड़ता है। तो ट्रैक एंड फील्ड में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, मगर वहाँ पर जितना लेवल हाई था वो बहुत हाई था उधर, तो कुछ नहीं कर पाए। बाकी जो इंडिविजुअल इवेंट है, जिसमें जो दीपा भी कह रहा था कि शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इसमें हमारा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस होता है। ये 12 से शुरू हुआ, 8 से शुरू हुआ, 2008 से शुरू हुआ। अब सबको शायद मालूम होगा 1900 में 2 मेडल, इंडिविजुअल मेडल हमको मिला था, तब ब्रिटिश पीरियड था। उसके बाद 1996 में इंडिविजुअल मेडल सेकेंड टाइम माने इंडिया को मिला, लिएंडर पेस। उसके बाद शुरू हुआ कर्णम मालेश्वरी, उनको मिला। फिर इंडिविजुअल प्राइज धीरे धीरे हर एक गेम्स में आना शुरू हुआ ओलंपिक में। और 2012 में एक साथ 6 मेडल आ गए। मगर रियो में दीपा जिसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें जाके फिर हम डाउन हो गए, ओनली 2 मेडल्स। तो हमारा जो इस साल टारगेट है, पहले 10 मेडल्स दीपा ने कहा, और 24 और 28 में हमारा टारगेट 20 मेडल्स एंड 25 मेडल्स। तो वो अचीव अगर कर लेंगे, तब हम ये कह पाएंगे कि हमारा रैंकिंग बहुत अच्छे ऊपर में आएगा। नहीं तो आप सोच भी सकते, ओनली 28 मेडल्स, इतने साल से हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे मिला के ओनली 28 मेडल्स, उसमें हॉकी में 11 मेडल्स, इसको छोड़ के बाकी इंडिविजुअल मेडल ओनली 13।
13 नहीं 17। तो बहुत अच्छा मेमोरीज था लंदन में। बहुत जगह घूमने को भी मिला ये स्पोर्टिंग एरिना में। और आपने जो कहा कि डिफरेंस तो बहुत है, बहुत डिफरेंस है, तो फिर भी हमें तो कोशिश करना चाहिए सर। बोलिए इस बार आप। मैं ये बोलना चाहता हूँ 28 मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेला हॉकी नहीं लिया। गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल 28 मेडल्स, टोटल मेडल्स। टोटल मेडल 28 है, ठीक है, लेकिन गोल्ड मेडल का जो आंकड़ा है वो अभी तक हमारे पास 8 है मेरा ख्याल है। 8, हाँ 8 मेडल, 8 गोल्ड मेडल है। 6-7 लिया। 9 दिखा रहा है फील्ड हॉकी में 8 और 1 दिखा रहा है अभिनव बिंद्रा का। हो सकता है इधर उधर, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो मेरे पास नहीं है। मैं जितना एक्सपीरियंस है, मैं जितना जानता 11 हूँ। मेडल्स में 8 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रोंज था। अच्छा अच्छा, नहीं म्यूनिक ओलंपिक में हॉकी में। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक जो हुआ था जर्मन में, वहाँ भी हमारा इंडिया को हॉकी में वो मिला था ब्रोंज। अच्छा, इसके बाद 80 में जाके दोबारा गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद से अभी तक नहीं अभी मिला। तक नहीं मिला। होप करता हूँ इस बार मिल जाएगा। बेस्ट विशेष है हमारा, ठीक ठीक। और अच्छा प्रिपरेशन होगा 2024 के लिए। तो दीपा कैसे चीयर करना चाहते हैं हमारे ओलंपियन को, जो इस साल अभी तक 115 दिखा रहा है कंटिजेंट, वो जो एथलेट है जो देश के लिए झंडा लेके दौड़ेगा उधर, तो आप कैसे चीयर करेंगे उसे? मैं घर से बैठ के सोनी में लाइव देखने वाली हूँ। 23 जुलाई 6:30 से ओपनिंग है, आई थिंक मैं देख रहा था, न्यूज़ आया। राइट। तो मैं सबको चेयरअप करूँगी और मेरा पूरा बेस्ट विशेष रहेगा टीम इंडिया कंटीजेंट के लिए। एंड आई होप कोई प्रेशर ना आए, सब अपना बेस्ट करे, सिर्फ अपने झंडे को ऊपर उठाना है। सर आपको? मैं अपनी तरफ से ये जो 150 पार्टिसिपेंट जा रहा है इंडिया से, सबके लिए बेस्ट विशेष। मैं ऊपर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ सभी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, कोविड से बच के रहे, क्योंकि बहुत बड़ा पेंडेमिक चल रहा है पूरा दुनिया में, जापान में भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आए, बहुत सारे मेडल लेके आए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी हम ऑडियंस से कोई इंटरेस्टेड है, आप पूछ सकते हैं कोई और डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं। दीपा कर्मकर और विशेष नंदी इधर है, डायरेक्टर सर भी है, आप पूछ सकते हैं कुछ, क्योंकि ये डायलॉग तो सबके लिए ओपन है। অলিম্পিকে আমাদের দেশের অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং বিশেষ করে এই অলিম্পিকে যেন আমাদের পার্টিসিপেন্টরা বিশেষ অ্যাচিভমেন্ট করে এবং সেটা অলিম্পিকেরও একটা কম্প্যারিজন এবং আমাদের অলিম্পিক টিমের জন্য একটা কম্প্যারিজনের জন্য ভারত সরকার আয়োজন করেছে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ত্রিপুরার ডাইরেক্টর অফ স্পোর্টসের তরফ থেকে আয়োজন করা হয়েছে এবং সেটাই একটা পার্ট। এবং এই পার্টে আমি এসে প্রথমেই আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাবো ডাইরেক্টর অফ স্পোর্টসকে। উনি নিজেও উপস্থিত থেকে এইখানে অংশগ্রহণ করেছেন, দেখে ভালো লাগছে। এবং এই অলিম্পিকের সম্বন্ধে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছি সেটাতে একটা আলাদা আনন্দ পাচ্ছি এই জন্যই যে আমাদের ছোট্ট ত্রিপুরা আগে কখনোই আমরা চিন্তা করিনি অলিম্পিয়ান আমাদের এখানে আছে, কিন্তু আমাদের এখানে খেলোয়াড় হিসাবে এবং প্রশিক্ষক হিসাবে এই প্রথম আমাদের ত্রিপুরায় আমরা পেয়েছি। অবশ্য অফিসিয়াল হিসাবেও আমার যতটুকু জানা আছে দুজন আমাদের আছে, এটা অবশ্য আরও কজন আছে কিনা আমার মনে আসছে না। আমি
এর মধ্যে আমাদের যে দুজন, একজন খেলোয়াড় হিসাবে আমাদের সোনার মেয়ে পদ্মশ্রী বা অলিম্পিয়ান দীপা, এই উৎসাহ, এই আনন্দের মূলে দীপা, কারণ দীপাই প্রথম একজন প্লেয়ার হিসাবে আমাদের ত্রিপুরাকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। এবং বিশেষ্য নন্দী সেই দীপাকে তুলে এনে কোচ হিসাবে গেছে। এইটা আমাদের কাছে আজকের এই আলোচনাকে একটা আলাদা ভ্যালুয়েবল মাত্রা নিয়ে গেছে, যে আমরা বলতে পারছি এস আমরাও সেই রাজ্য যেখানে অলিম্পিয়ান আছে। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম, এই প্লেয়ার এবং কোচ ছাড়াও ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ করে এখানে উপস্থিত আছেন সরজু বাবু, উনিও গেছেন একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসাবে। আরও একজনের কথা মনে পড়ে, ব্যাডমিন্টনের আমার মনে হয় মানিক শাহ গেছেন। সরজু বাবু, আপনি কি ঠিক? এছাড়া কি আর কেউ গেছে তার আগে? আপনার কি সেটা মনে পড়ে? মনে হয় না, জানি না ঠিক আমার কাছে। হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে। তো 4 জনের মধ্যে 3 জন এখানে উপস্থিত আছে। সেই জন্য এই বর্তমান যে টোকিও অলিম্পিকের টিমটা যাচ্ছে সেই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের কাছে এই আলোচনাটা আমরা একটা মাথা উঁচু করে আলোচনা করতে পারছি। এই জন্যই আরও যে আমাদের এই ছোট্ট ত্রিপুরায়ও অলিম্পিয়ানরা আছে, এবং সেই অলিম্পিয়ান প্লাস এখানে যারা অন্যান্য উপস্থিত আছেন, ডাইরেক্টর স্পোর্টসের তরফ থেকে, স্পোর্টস কাউন্সিলের তরফ থেকে, আমরা খুব প্রাউড ফিল করে আজকের এই অনুষ্ঠানটা উপভোগ করছি। তো মূল উদ্দেশ্য আমাদের যে এইবারে ভারতীয় দল টোকিও অলিম্পিকে যাচ্ছে, টোকিও অলিম্পিক 20, সেটা এখন এই বছর হচ্ছে। আমি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মধ্যে বা আমার কিছু বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যতটুকু জানতে পেরেছি, এই প্যান্ডেমিক পিরিয়ডের মধ্যেও ভারত সরকার এবং ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন মিলে খুব সুন্দরভাবে তারা তাদের ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করেছে, প্রয়োজন অনুসারে অনেক ফ্যাসিলিটি দিয়েছে, এবং সেইটা আমার মনে হয় আমাদের অ্যাথলিটদেরকে খুব ভালো সহযোগিতা করবে। এটা আমার একটা আশা। এইবারে আমাদের বিশেষ স্টেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের, এবং স্পেসিফিক্যালি আমাদের স্পোর্টস মিনিস্টার মিস্টার রিজিজু, তাদের এইবারে যেটা নিয়েছে যে যাই তাদের প্রয়োজন হয় সায়েন্টিফিক ট্রেনিংয়ের জন্য, যে ধরনের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে কোভিডের যতটুকু পারা যায় তার নিয়মটা মেনটেন করে সেটা চেষ্টা করেছে। যেখানে প্রধানমন্ত্রীও বিশেষভাবে এটার উপর উদ্যোগ হয়েছেন, সেই সমস্ত কিছু পজিটিভিটি দেখে আমি আশা করতে পারি আমাদের ইন্ডিয়ান টিম, যেটা আমাদের সরকারি তরফ থেকে বা আইও তরফ থেকে বা অন্যান্য তরফ থেকে যে মেডেলের এক্সপেকটেশন করেছে, 20 থেকে 25টা মেডেলের এক্সপেকটেশন করেছে, আমার ব্যক্তিগত অভিমত সেটাই, তারা সেই ধরনের একটা সাফল্য অর্জন করে আসতে পারবে, এটা আমার আশা। এবং শুভেচ্ছাও জানাই তাদেরকে। আমি এই শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করার আগে আমি আবারও ডাইরেক্টর অফ স্পোর্টস এবং বিশেষ করে আমাদের অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার, আমাদের দ্রোণাচার্য কোচ অলিম্পিয়ান এখানে উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানটাকে খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আনন্দ পেয়েছি। আমি কালকে সরোজবাবুকে ফোন করে আমি বিশেষ করে জেনে নিলাম টাইমটা, আমি এসেছি এটাই জানার জন্য, এবং এসে খুব ভালো লাগছে যে অলিম্পিক নিয়ে সুন্দর আলোচনা হয়েছে। এবং
সবাই আমাদের অ্যাথলিটদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে, আমিও শুভেচ্ছা আবারও জানিয়ে আপনাদের সবাই প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এখানেই আমার অভিমত শেষ করলাম। নমস্কার। 2012 অলিম্পিকে, লন্ডন অলিম্পিকে উনি যে কাজটা করেছেন, সত্যি আমরা অসাধারণ এ বিষয়ে আমরা উপকৃত হয়েছি, বিশেষ করে স্পোর্টস জার্নালিস্টরা। তো আমি ওনার কাছেই চাইছি, মানে ওনার কাছ থেকে একটা মেসেজ চাইছি, এই টোকিও 2020 ভারতীয় কন্টিনজেন্টের যে অ্যাথলেটরা রয়েছেন তাদের প্রতি আপনার মেসেজটা একটু জানাবেন। 115 कंटिंजेंट है, उसमें हम लोग अभी डिस्कशन कर भी लिया। बॉक्सिंग, शूटिंग, रेसलिंग, फील्ड हॉकी और एक दो मेडल अगर एथलेटिक्स में आ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि सीमा भी है शॉट पुटर, पूर्णिया, सीमा पूर्णिया भी है और नीरज चोपड़ा भी, ये दोनों मेडल ला सकते हैं। और हॉकी में तो वुमेंस टीम बहुत अच्छा, रानी रामपाल हम सब पहचानते हैं उनको, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। और इंडियन हॉकी टीम जो है, मेंस हॉकी टीम लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा कर रहा है। खास करके एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था पाकिस्तान को हरा के जकार्ता में, तो हॉकी में आ सकता है मेडल। और बाकी तो हम लोग बताया कि ये जो 3 इवेंट है, शूटिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग, इसमें बहुत चांसेस है। बाकी और एक नाम है सानिया मिर्जा, शायद डबल्स में आ रहा है, डबल्स में बहुत अच्छे खेलते हैं टेनिस, इस बार भी विंबलडन में अभी है, प्रैक्टिस में है, तो सानिया मिर्जा का चांस भी है डबल्स में। देखते हैं कि कितने आते हैं। हम लोग टारगेट कर रहे हैं अभी इस साल 10 मेडल्स के लिए। अगर 10 मेडल्स आ जाए तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। और लंदन का जो 6 मेडल था उसको तो क्रॉस करना ही है, तो यही हमारा विशेष है। और मैं भी चेयर करता हूँ। इंडिया गवर्नमेंट, खास करके हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू सर, बहुत अच्छे कैंपेन किया है पूरे इंडिया में। और इस साल बहुत एथलीट को फॉरेन जाके उनका ट्रेनिंग के लिए इंडिया गवर्नमेंट ह्यूज एक्सपेंडिचर उनके लिए दे दिया। और बहुत सारे जो एथलीट है अभी भी सीधा फॉरेन से टोक्यो जाएगा, इंडिया के साथ थोड़ा बहुत जाएगा यहाँ से कंटिंजेंट, बाकी अलग अलग जगह से भी जाएगा। तो आशा करते हैं जो लोग फॉरेन में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अच्छे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मेडल के लिए इस साल हमारा जो अप्रोच पहले था, नंदी सर ने बताया 80 में लास्ट हॉकी में हमारा मेडल आया, उसके बाद बहुत सारे ओलंपिक में हम घूमने जाते थे। ये जो अप्रोच है घूमने जाने का, देश देखने का, वो अभी नहीं है किसी के पास। अभी तो कंपटीशन के लिए दौड़ा रहा है इंडिया। और हमारा टारगेट है 2028 में हमारा मेडल आएगा, एटलीस्ट 25 to 30 मेडल्स। तो इस साल अगर स्टार्ट नहीं करेंगे 10 या 8 मेडल से तो ये तो संभव नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत मेहनत किया है सभी के साथ। और ख़ास करके साई का जो रोल है, अभी साई का रोल चेंज हो गया, साई पूरा कंट्रोल कर रहा है पूरा एथलीट के लिए। दीपा को मालूम है हमारे यहाँ जो 4 साल पहले दीपा का वो जो फेडरेशन का एक चक्कर है, कौन फेडरेशन से दीपा जाएगा, इसी को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ है। उसके बाद तब सर्वानंद सोनोवाल सर थे और डायरेक्ट साई के जो है साई से कांटेक्ट करके दीपा को लेके उधर दिल्ली में ट्रेनिंग का शेड्यूल किया है। उसके बाद तो हिस्ट्री हो गया दीपा ओलंपिक में जाके, तो साई का रोल भी चेंज हुआ। तो इसी से हम कोशिश करते हैं और आशा करते हैं शायद बहुत सारे मेडल आ जाए। We want to, that is the program relating to
Route to Tokyo Olympics 2020 is to encourage the athletes, sportsmen, as well as general people of Tripura with a view to achieve the targets of athletes who will be attending the Tokyo Olympics 2020.